14। भीष्म आपके पास क्यों आया था? मैंने उसे बुलाया था, शांतनु सहज रूप में कह गए। और तब उनका ध्यान सत्यवती की ओर गया। उसकी वाणी में उसका विरोध बहुत मुखर होकर आया था। उसने जब भीष्म के चित्रांगद और विचित्र वीर के साथ मिलने पर आपत्ति की थी, शांतनु को तब भी पीड़ा हुई थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सत्यवती को समझा नहीं पाए थे कि भीष्म के प्रति इस प्रकार का द्वेष सत्यवती के लिए लाभदायक नहीं होगा। भीष्म का उससे क्या बिगड़ेगा? और तब से उन्होंने मान लिया था कि भीष्म उन्हीं का पुत्र है, सत्यवती का नहीं। और यदि वो सत्यवती का पुत्र नहीं है तो वो चित्रांगद और विचित्रवीर्य का भी भाई नहीं है। पर सत्यवती ये चाहती है कि वो उनका भी पुत्र ना रहे। क्यों बुलाया था उसे? शांतनु की इच्छा हुई कि एक बार पूरी कठोरता से सत्यवती को डपट दे। वो राजा है, पिता है, उनकी इच्छा होगी तो वो जिसे चाहेंगे उसे बुलाएंगे, मिलेंगे। वो किस अधिकार से भीष्म को उनसे और उनको भीष्म से मिलने से रोकना चाहती है? पर दूसरे ही क्षण जैसे वो जीत गए। यहां वो न राजा हैं न पिता, यहां वे पति हैं और पति पत्नी का संबंध अपने ही नियमों से परिचालित होता है। सत्यवती भीतर ही भीतर उफन रही है। यदि उन्होंने उसकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ कह दिया और वो अपना संतुलन खो बैठी तो वो कोहराम मचा देगी। उसका पारिवारिक झगड़ा खुलकर सामने आ जाएगा। राजा और रानी का पारस्परिक विरोध, भीष्म के प्रति सत्यवती की दुर्भावना, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। हस्तिनापुर के घर घर में चर्चा होगी और आसपास के अनेक विद्रोही जन प्रमुख इस गृह कलह का लाभ उठाने के विषय में सोचने लगेंगे। उनकी सीमा से लगे हुए राज्यों के क्षत्रिय राजा अपनी सेनाएं सजाने लगेंगे। पारिवारिक कलह राजनीतिक कलह का रूप धारण कर लेगी। वो सत्यवती से झूठ बोलकर उसे टाल भी सकते थे, किंतु सामान्यतः वो झूठ बोलते नहीं थे। और यदि सत्यवती को उनके अपने प्रासाद से ये सूचना मिल सकती है कि भीष्म उनसे मिलने आया था, तो ये सूचना भी मिल सकती है कि पिता पुत्र में क्या बातें हुई थी। बहुत संभव है कि सत्यवती का कोई गुप्तचर उनके निजी सेवकों में हो। ऐसे में उनका झूठ खुलते एक क्षण नहीं लगेगा। रोष में सत्यवती असंतुलित हो जाती है और असंतुलन किसी मर्यादा को नहीं मानता। ऐसी स्थिति में अपने दास दासियों के सामने जो कुछ शांतनु को सुनना पड़ेगा वो शोभनीय नहीं होगा। और यदि झूठ ना भी खुला तो भी वे उसके खुलने के भय से सदा आतंकित रहेंगे। सत्यवती, शांतनु का स्वर नियंत्रित था, मेरा वार्धक्य अपनी शक्ति दिखा रहा है। मैं दिन प्रतिदिन अक्षम होता जा रहा हूं। मेरी मानसिक और शारीरिक शक्तियां क्षीर्ण हो रही हैं। तो राजवैद्य को बुलाया होता। सत्यवती बोली, भीष्म क्या कर सकता है इसमें? वो क्या पुरु के समान अपना यौवन आपको दे देगा? क्या उसने पहले ही अपना यौवन मुझे दे नहीं दिया? शांतनु के स्वर में खींच थी। तुम्हारे पिता ने उससे जीवन का प्रत्येक सुख भोग, हंसी खुशी, आशा उल्लास सब कुछ छीन नहीं लिया? क्या चाहती हो तुम उससे? सत्यवती भी कुछ उग्र हुई। मैंने या मेरे पिता ने कुछ नहीं छीना है उससे। उसने स्वेच्छा से सब कुछ त्यागा है। और किसी ने उससे कुछ छीना है तो छीनने वाले आप हैं। आप छीना भी आपने ही और दोषारोपण भी आप ही कर रहे हैं। हां, मैंने ही सब कुछ छीना है। शांतनु का स्वर अवरोह पर था। पापी तो मैं ही हूं। मैंने ही पिशाच बनकर अपने पुत्र का रक्त पी डाला है। जब रक्त पी ही डाला है तो अब किस लिए बुलाया था उसे? अब उस रक्तहीन लोथ को दूर कहीं फेंक क्यों नहीं देते? नहीं, शांतनु जैसे किसी प्रेत लोक से बोल रहे थे। अभी उसके पास हड्डियां हैं, मांस है, अभी से कैसे छोड़ दूं उसे? शांतनु की स्थिति देखकर सत्यवती सहम उठी। पहली बार उसके मन में विचार आया, राजा स्वस्थ नहीं लग रहे, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? उनकी आंखों में जो ये प्रेत लोक की छाया है, ये कोई मनोविकार है या मृत्यु का आभास? क्या हो गया है आपको? सत्यवती का स्वर कुछ कोमल हुआ। मैं तो केवल इतना ही पूछ रही थी कि क्यों बुलाया था भीष्म को? क्या काम था आपको उससे? और सत्यवती जैसे डगमगा गई। आप ना बताना चाहें तो ना बताएं। अपनी उस उद्विग्नता में भी शांतनु की दृष्टि से यह छिपा नहीं रह सका कि उनकी असहज अवस्था को देखकर सत्यवती कुछ विचलित हो गई थी। क्या है सत्यवती के मन में?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन पर इस प्रकार अपना पूर्णाधिकार चाहती है कि जो कुछ शांतनु के पास है वो उसका हो जाए? उनके माध्यम से वो कुरुकुल पर, कुरु साम्राज्य पर अपना अक्षुण्ण अधिकार स्थापित कर लेना चाहती है। इसीलिए चाहती है कि शांतनु का किसी के साथ कोई संबंध ना रहे, कोई संपर्क ना रहे, उन पर किसी का कोई अधिकार ना रहे। शांतनु रहे, पूर्णतः स्वस्थ, समर्थ और शक्तिशाली रहे, और उन पर एक छत्र अधिकार रहे सत्यवती का। वो सत्यवती की सत्ता के उपकरण मात्र रहे, पर उपकरण का अस्तित्व आवश्यक है। उसका समर्थ रहना, कार्य सक्षम रहना अनिवार्य है, अन्यथा सत्यवती का अधिकार सूत्र शिथिल ही नहीं होगा, टूट भी सकता है। सत्य जानना चाहती हो? सत्यवती ने सहमति में सिर हिलाया। जब अपने शरीर को असमर्थ होता देखता हूं, शक्ति को क्षीण होता हुआ पाता हूं, तो मैं डर जाता हूं। उन्होंने सत्यवती की ओर देखा। सत्यवती कुछ नहीं बोली, चुपचाप उनकी ओर देखती रही। मुझे लगता है मेरी आयु अब शेष होने जा रही है, मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। वो कुछ रुके और फिर बोले, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। जीवन में जो कुछ पाया और खोया है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे पाने या भोगने के लिए और जीवित रहना चाहूं। उन्होंने रुककर सत्यवती को देखा। तुम्हारी भी चिंता नहीं है मुझे, तुम पर्याप्त समर्थ हो, किंतु चिंता मुझे अपने इन पुत्रों की है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की। क्यों? इनकी क्या चिंता है आपको? सत्यवती का स्वर पर्याप्त शुष्क था। चित्रांगद सिंहासनासीन होगा और हमारा पालन करेगा, यही तो चिंता है मुझे। शांतनु बोले, राजपुत्र समर्थ होता है तो सिंहासनासीन होता है, वो राजा, सम्राट और चक्रवर्ती बनता है। किंतु क्या? सत्यवती का भय इन दो शब्दों के पीछे से भी बोल रहा था। किंतु यदि राजपुत्र समर्थ नहीं हुआ तो उसका जीवित रहना भी कठिन हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? सत्यवती का भय प्रकट हो गया। पड़ोसी राजा ही नहीं, उसके अपने अमात्य, सेनापति और जनप्रमुख दुर्बल राजा के शत्रु होते हैं। वे उसे जीवित नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि राजपुत्र के जीवन में उसका अधिकार भी अक्षुण्ण बना रहता है। सत्यवती के चेहरे पर उसका भय जैसे घनीभूत हो गया। नहीं, तुम्हारे नकार देने से प्रकृति के सत्य तो नहीं बदल जाएंगे। शांतनु बोले, अपनी क्षमता भर मुझे अपने इन पुत्रों के समर्थ होने तक की व्यवस्था, उनकी रक्षा का प्रबंध करना है। सत्यवती ने आंखों में प्रश्न भरकर शांतनु की ओर देखा, किंतु शांतनु स्पष्ट देख रहे थे कि उसकी आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा से अधिक अविश्वास और विरोध है। सत्यवती का यह विश्वास शांतनु को तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। न केवल उनका सारा उत्साह ही जाता रहा, उन्हें लगा उनके शरीर से जैसे प्राण ही निकल गए हों, उनके बोलने की इच्छा ही चुक गई। प्रतीक्षा सत्यवती के लिए असह्य थी। जाने शांतनु किस प्रकार की व्यवस्था की बात सोच रहे हैं, कैसा प्रबंध करना चाह रहे हैं आप? सत्यवती को पूछना ही पड़ा। मैं चाहता हूं। शांतनु फिर रुक गए, जैसे या तो उन्हें शब्द ही न मिल रहे हो, या फिर अब भी उनके मन में द्वंद्व था कि बताएं या ना बताएं। कैसा प्रबंध करना चाह रहे हैं आप? सत्यवती ने फिर पूछा। यदि मैं ना रहूं तो भी कोई ऐसा हो जो बाहरी और भीतरी विरोधों, षड्यंत्रों और आक्रमणों से चित्रांगद और विचित्रवीर की रक्षा करता रहे। कौन है वो? भीष्म? सत्यवती ने तड़प कर पूछा। शांतनु ने देखा क्षण भर पहले की दुर्बल, डरी और सहमी हुई सत्यवती एक ही क्षण में जैसे सिंघनी बन गई थी। उन्होंने बड़ी बाध्यता में सिर हिलाया। हां, और सिंघनी ने न केवल गर्जना ही की, उसने उन पर छलांग भी लगा दी। उसके सारे दांत, उनके 20 नख, उनकी दृष्टि, उसकी ध्वनि, सब कुछ मिलकर जैसे शांतनु के चिथड़े चिथड़े कर देना चाहते थे। इस पृथ्वी पर अब धर्म नहीं रह गया है, नरक हो गई है ये पृथ्वी। कोई किसी का विश्वास कैसे करेगा? इससे तो अच्छा है कि पृथ्वी फट जाए, आकाश टूट पड़े, सागर लील ले, या इस पृथ्वी को अग्नि ही जला दे, महाशमशान हो जाए ये सारा। मृत्यु, मृत्यु। शांतनु को लगा सत्यवती पागल हो गई है। संभव है कि अपनी इस मानसिक स्थिति में वो अपने वस्त्र फाड़ दे
और शमशान की डाकिनी पिशाचिनी के समान उछल उछल कर नाचने लगे और शांतनु के ही शरीर में कहीं अपने दांत गड़ाते, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। सत्यवती! शांतनु ने उसे बाहों से पकड़ा। सत्यवती, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? सत्यवती ने झटके से अपनी बाह छुड़ा ली। भरत वंश का चक्रवर्ती अपनी पत्नी को दिए वचनों को भूल गया है। भूल ही नहीं गया, जानबूझकर उन वरदानों को वापस ले रहा है। सत्य, धर्म, न्याय। शांतनु और धैर्य नहीं रख सके, कुछ उग्र होकर बोले। मुख से शब्द निकालने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हें न कोई वचन दिया है न वरदान। सत्यवती क्रुद्ध नागिन के समान फुफकारी। झूठ बोल लो, सब कुछ अस्वीकार दो। अब कह दो कि तुमने मुझसे विवाह भी नहीं किया है, चित्रांगद और विचित्रवीर तुम्हारे पुत्र भी नहीं है। शांतनु को लगा उनका संयम अब टूट जाएगा और बहुत संभव है कि उनका हाथ सत्यवती पर उठ जाए। उन्होंने स्वयं को संभाला और यथासंभव संयत स्वर में बोले, प्रतिज्ञाएं भीष्म ने की हैं और वो आज भी उन पर अटल है तथा भविष्य में भी रहेगा। वो भी अटल है और तुम भी अटल हो। तुम जैसे धूर्त तो मैंने देखे ही नहीं। सत्यवती वैसे ही चिल्लाती रही। वो युवराज नहीं बनेगा, मेरे पुत्रों का अभिभावक बनेगा। वो चक्रवर्ती नहीं बनेगा, चक्रवर्ती का नियंता बनेगा। वो राजा नहीं होगा, पर राज सत्ता उसकी होगी। वो प्रजा पर शासन नहीं करेगा, मेरे पुत्र पर शासन करेगा। मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा, पर तुम्हारे उस देवव्रत भीष्म का चाकर रहेगा। सत्यवती खड़ी हाफ रही थी। शांतनु सत्यवती की ओर देखते रहे। शायद वो कुछ और बोले, किंतु वो कुछ नहीं बोली। अंततः शांतनु ही बोले, विश्वमन हो चुका हो तो अब मेरी बात सुनो। न मैं तुम्हारे पुत्रों को राज्य से वंचित कर रहा हूं, न भीष्म उनका राज्य लेना चाहता है। मैं तो उस बेचारे पर एक अतिरिक्त बोझ डालने जा रहा था, ताकि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोग, तुम और तुम्हारे पुत्र सुखी और सुरक्षित रह सको। पर लगता है कि यह विधाता की इच्छा के अनुकूल नहीं है। आज तक तो नहीं दिया, किंतु आज तुम्हें अपनी ओर से एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के विषय में मैं अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं लूंगा और चेतावनी के रूप में कह रहा हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी तुमने भीष्म से शत्रुता निभाई तो अपने पुत्रों और हस्तिनापुर के राज्य के नाश के लिए तुम उत्तरदायी होगी, केवल तुम। शांतनु को लगा उनका वक्ष जैसे खोखला हो गया है और वे हाफ रहे हैं। वे जाने के लिए उठ खड़े हो।